नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस एग्जाम जो कि 18 अगस्त 2024 को पूछा गया, सभी प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो वीडियो ध्यान से देखिएगा। उनके लिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे वो सभी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला। तो ये मिला था कहाँ? सुरकोटदा से मिला। ठीक है, याद रखना है, सुरकोटदा से मिला है। और आपको बताए थे, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि आपको जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है वो सभी चैप्टर का आप स्टडी कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अभी कुछ मत करिए, सिर्फ रिलेटेड टॉपिक का स्टडी कीजिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, और वैसे हम सीरीज भी चला रहे हैं ट्रेंडिंग टॉपिक का, और जहाँ से कई प्रश्न है जो कि 7 तारीख के बाद जो वीडियो डालें वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, ये देखिए वीडियो, ये कब डाला गया? 2 दिन है ना, एगो 2 डेज एगो, ये 2 दिन पहले वीडियो डाला गया है। देखिए यहाँ से आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में ट्रेंडिंग टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आपको बताए थे यही क्वेश्चन, देखिए सुरकोटदा है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सुरकोटदा। आपको यहाँ टिक भी कर दिए थे। यहाँ देखिए घोड़े का हड्डियाँ कहाँ से मिला था, यानी घोड़े की जो अवशेष है ये कहाँ से मिला था? सुरकोटदा से मिला था। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है, जाकर वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी खोज किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था, और ये गुजरात में। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न है कि कब लगभग 80% प्रश्न आपको बताया हुआ है। जो लोग नहीं देखें वो जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से ट्रेंडिंग टॉपिक से प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है बस उस चैप्टर का स्टडी करिए, उसी के इर्द गिर्द पूरे एग्जाम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 ये आपको मालूम है, कई बार पढ़े होंगे। जो कि 3 अनुच्छेद यहाँ पर महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, रेगुलर ये हमेशा रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, आपातकालीन जो है वो अनुच्छेद 352 में है। और अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 360 में क्या है? वो है वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वो सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। ठीक, वो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अनुच्छेद 356 है, ये पहली बार जो यानी कि राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगा था? ये पहली बार पंजाब में लगा था। ठीक है, और बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? तो वो 8 बार लगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। और ये जो वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360, ये भारत में अब तक कितनी बार लगा? तो अभी तक एक बार भी ये नहीं लगा है। ठीक है, तो याद रखना है 352 जो है राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? 360 में है। नेक्स्ट है सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये पूछा गया था। तो आप परमाणु संख्या आपको बताए थे कि 1 से 30 तक जो है तत्व है उसका सभी का परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। वहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछा जा रहा है। ठीक है, और कई क्वेश्चन है जो 1 से 30 तक के ही आपका सोल्यूशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, वहीं से पूछा जा रहा है। आपको बताया भी है वीडियो में 1 से 30 तक का जो परमाणु संख्या और महत्वपूर्ण तत्व है उसका परमाणु संख्या आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। इसका जैसे सोडियम का जानते हैं 11 होता है। ठीक है, तो 11, 2, 8, 8 ऐसे चलते हैं, है ना, 2, 8, 8, 18, तो ये 11 है, 11 तक जाना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 8 10 और 1 11, यानी कि बाहरी कक्षा में जो है कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन के बारे में पूरा बताया हुआ है। एक बार ऐसे बताए थे, कई बार बताए हैं आपको कि जितना बता दिए कि विटामिन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको सब मालूम है। ठीक, विटामिन की खोज किसने किया था? कासिमिर फंक ने किया था, 1912 में किया था। ठीक है, और विटामिन के बारे में जैसे विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने किया था 1912 में। ठीक, विटामिन ए की खोज किसने किया? तो विटामिन ए और बी ये दोनों की खोज किया था मैकुलन। ठीक है, याद रखना है, मैकुलन ने विटामिन ए और बी दोनों की खोज किया था। विटामिन सी की खोज किसने किया था? तो होलकट ने किया था। और विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन ई का खोज इवांस ने किया था। इवांस ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिएगा, इवांस है ना। विटामिन ई का खोज इवांस ने किया था, और विटामिन के का खोज डेम ने किया था ना, डेम, विटामिन के की खोज डेम ने किया था। बस डेम याद रखना। ठीक है, विटामिन की कमी से जो बीमारियां होती है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या लगातार आते रहता है। ये सब ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना है, ये कोई भी एग्जाम दीजिए निश्चित रूप से ये सब प्रश्न पूछा ही जाता है। जैसे रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। बेरी विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स रोग या सूखा रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और जनन शक्ति में कमी यानी नपुंसकता जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक,
और रक्त का थक्का नहीं बनता है, वो किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक। और सभी विटामिन का रासायनिक नाम याद रखना है आपको, ठीक। तो विटामिन जैसे ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और ई और के, ये महत्वपूर्ण विटामिन है जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए हमेशा। और इसका है, ई का है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, है ना। जब सभी सीरियल्स है ए बी सी डी ई और के, ठीक है। तो इसको याद ऐसे रख लीजिएगा, आपको याद भी करवाएं कई बार, है ना। रथ पर एक टॉफी, ठीक है। तो पर को साइलेंट रखना है, तो रथ एक टॉफी, ये सभी आपको याद हो जाएगा। रथ से क्या हो गया? रेटिनॉल और थायमिन, है ना। और एक से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल। और टॉफी लास्ट में दो विटामिन है, ई और के, इसके लिए क्या है? टॉफी, यानी कि टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। कई प्रश्न और भी है, जैसे कि विटामिन सी को, है ना, किसी में नहीं दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। और जैसे सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आपको कई बार बताए हुए, भारत का नेपोलियन किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना चाहिए, जो कि पूछा जाता है कि किस शासक का सिक्कों पर बिना बजाते हुए दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने और किसका खोज किया था? तो नाभिक का खोज भी रदरफोर्ड ने किया था। और प्रोटॉन की खोज का श्रेय भी रदरफोर्ड को जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन चैडविक ने किया था। अच्छा, अगर पूछे ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो ऑक्सीजन की खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन और हंसाने वाले गैस, ये दोनों की खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है दोनों, है ना। ऑक्सीजन और हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस कौन सा होता है? ये N2O, ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये और ऑक्सीजन, ये दोनों की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट है कि बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है। बिहार कोकिला विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है। अगर भारत को कोकिला पूछे तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है। सरोजिनी नायडू से कई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय में सरोजिनी नायडू, ठीक है। और नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी किया था। और गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी। और अब्बास तैयब जी को भी जब गिरफ्तार कर लिया था तो नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे सरोजिनी नायडू, ठीक है। और जो भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो ये सरोजिनी नायडू ही बनी थी। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर दो अनुच्छेद महत्वपूर्ण रहता है जो कि एग्जाम में आता है, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 112। तो यहाँ 112 से पूछा गया, ये वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, यानी बजट जो पेश करता है। और अनुच्छेद 110 में क्या होता है कि धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति से करता है 7 तारीख से, यानी कि लगातार हर एग्जाम में राष्ट्रपति से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। 7 तारीख को भी पूछा, 11 तारीख को भी पूछा, 18 तारीख को पूछा और आगे भी पूछेगा। मतलब एक ही पैटर्न से चलता जा रहा है, ठीक है। जब भी देखिए, जब भी कोई भी एग्जाम अगर ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो पहला दिन जो एग्जाम जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है वही चैप्टर के इर्द गिर्द पूरा एग्जाम समाप्त हो जाता है। इसलिए जब भी एग्जाम हो तो वहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड सभी तथ्यों को आप पढ़िए, आपको काफ़ी फायदेमंद होगा और आप सक्सेस कर जाइएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की बात आई है, तो राष्ट्रपति और किसका किसका नियुक्ति करता है वो भी जानते हैं, क्योंकि हमेशा एग्जाम में आपको काम आएगा और पूछते रहता है। जैसे कि CAG यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो UPSC का अध्यक्ष होता है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में। और महान्यायवादी की क्षमादान, पहले ना राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। और महान्यायवादी की नियुक्ति करता है किस अनुच्छेद के तहत? 76 के तहत। और जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में?
तो अनुच्छेद 148 में। ठीक, ये सभी अति महत्वपूर्ण है, याद रखना हमेशा। अंडे का पीला भाग क्या कहलाता है? आप देखिए 11 तारीख को 7 तारीख को अंडे के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अब फिर यहाँ अंडे के बारे में पूछा है, तो अंडे का पीला भाग उसमें पूछा था क्या है ना, तो वो क्या पायस है। ठीक है, वो द्रव में द्रव का मिश्रण है, पायस एक इमल्सन है। जैसे दूध एक इमल्सन है, उसी प्रकार अंडे का पीला भाग भी वो इमल्सन है। और पूछा इस बार कि क्या है, इसको क्या कहलाता है, तो ये जर्दी या तो यॉर्क ये कहलाता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग और प्रकाश का वेग में अंतर पूछा था। ठीक है, तो इसमें 2-3 अंतर है, अति महत्वपूर्ण है, जो ऑप्शन में होगा उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि ध्वनि का वेग ये निर्वात में गमन नहीं करता है। ठीक है, और प्रकाश का वेग जो है निर्वात में भी गमन करता है। ठीक, और ध्वनि ये अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ध्वनि का वेग जो है वो इससे ज़्यादा होता है किसका, प्रकाश का वेग, है ना। प्रकाश का वेग ध्वनि का वेग से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम होता है गैस में होता है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पेट में यानी कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताया हुआ कई बार, तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, अब 1919 की बात आई, 1919 से जैसे खिलाफत समिति का गठन कब हुआ, ठीक है, तो 1919 हुआ। तो 1919 से कई प्रश्न है कि अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ। रोलेट एक्ट कब आया था, तो 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1919 में हुआ। और जैसे कि एक होता है ना कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे क्या कहते हैं, चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, तो वो भी 1919 में हुआ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें 1919 से याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में कॉफ़ी की कौन सी किस्म पाई जाती है, उगाई जाती है, तो भारत में होता है वो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। अब पूरे विश्व की बात करें तो ब्राज़ील में होता है। और कॉफ़ी के लिए और चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो वो है कॉफ़ी के लिए लेटराइट मिट्टी, है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका दयानंद सरस्वती का 2024 में कौन सी जयंती मनाई गई, तो 200वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 200वीं जयंती मनाया गया था क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1824 में, 12 फरवरी शायद 1824 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ, हाँ ये यहाँ लिखा है 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म हुआ था दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती से भी प्रश्न पूछा गया पीछे एग्जाम में। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। वेदों की और लौटो ये किसने कहा था, तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है HDI का फुल फॉर्म पूछा था ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जो है उसका फुल फॉर्म पूछा था। मानव विकास सूचकांक से 2-3 प्रश्न याद रखना, एक तो ये हो गया मानव विकास सूचकांक में भारत का 2023-24 में रैंक क्या है, तो भारत का स्थान 134वां है। ठीक है, और भारत को किस श्रेणी में रखा गया मालूम, मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया भारत को। ठीक है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के तहत मध्यम, है ना, एक आएगा ऑप्शन में मध्यम या तो उच्चतर या तो निम्नतर, तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में भारत को रखा गया है। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एक प्रश्न आया था, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, अनावृत बीजी यानी कि नग्न बीजी। तो जो ऑप्शन में रहेगा जिस टाइप से उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अस्प्रूस, देवदार और चीड़ के पौधे ये सब जिम्नोस्पर्म पौधा है। नेक्स्ट है मोनेरा जगत, सभी मोनेरा जगत से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा, मोनेरा जगत क्या होता है, सभी प्राकेंद्रिक जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण से एक प्रश्न आया था, तो प्रकाश संश्लेषण से ऑप्शन के अनुसार जो भी होगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है आपको, जैसे प्रकाश संश्लेषण ये कहाँ होता है, हरी पत्तियों में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है, सूर्य की रोशनी में। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो वो है ग्लूकोज, और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद पूछे तो वो क्या है, वो ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। समवर्ती सूची का उदाहरण पूछा था, समवर्ती सूची में कौन आता है, तो ऑप्शन में अगर शिक्षा होगा तो आंसर शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, या तो समवर्ती सूची में ये सभी आता है, शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक, अभिग्रहण, उत्तराधिकार, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये याद रखना आपको। चीन में गणतंत्र की स्थापना कब हुआ था, विश्व का इतिहास का क्वेश्चन आपको बताएं। ठीक है, कल ही इसका वीडियो अपलोड किए थे, और इसका देखिए जाकर चीन की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये सब के बारे में अब उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो
चीन की क्रांति, चीन में गणतंत्र की स्थापना हुआ था 1912 में, लेकिन चीनी क्रांति हुआ था कब? 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। रूसी क्रांति एक आता है वो 1917 में। ठीक। नेक्स्ट है कि पौधों में जड़ के द्वारा पानी का वहन कैसे होता है? तो आपको अच्छे से बताया था, जो भी क्लास कर रहे हैं रेगुलर उनको तुरंत टिक कर दिए होंगे, आपको याद करवा देते बहुत अच्छे से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। जैसे कि एक आता है जल का वहन और एक आता है भोजन का वहन है। तो जल का वहन करता कौन? जाइलम। ठीक। जल का वहन पौधों में जड़ के द्वारा पानी का, तो पानी से नहीं, आपको रिलेट कर लेना क्या? जल से, है ना, जल जाइलम, जल जाइलम। अब भोजन का करता कौन? तो फ्लोएम करता है। ठीक, फ्लोएम, इसको याद करवाए थे आपको ऐसे। भोजन को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। ठीक है, तो जल जाइलम, जल जाइलम और फूड फ्लोएम, जल जाइलम और फूड फ्लोएम। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा याद रहेगा। जैसे जल का वहन करता है जल जाइलम, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। फूड का फूड फ्लोएम हो जाएगा। भोजन जैसे पूछेगा दिमाग में आएगा फूड। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से एग्जाम में आप उसमें अच्छे से टिक करके आइएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो जल का वहन करता है जाइलम, फूड फ्लोएम। ठीक। नेक्स्ट है सीतामढ़ी में कौन सा धाम प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आया था। तो सीतामढ़ी में ये कौन सा है? तो पुनौरा धाम जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध है सीतामढ़ी में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 7, 11 और 18 सब दिन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है। जो लोग नहीं देखें वो जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएगा, निश्चित रूप से आएगा हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन, यानी कि जिस टॉपिक से आ रहा है वहाँ से लगातार एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड टॉपिक को आप जरूर स्टडी करिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में, यहाँ क्या होगा? मुहर। पशुपति मुहर में कौन सा पशु अंकित नहीं है? तो ऑप्शन में क्या क्या अंकित है वो जान लीजिए। अब ऑप्शन में जो रहेगा इसके अलावा वो आंसर हो जाता है। ठीक है, गेंडा, भैंस, हाथी और बाघ, ये 4 पशु का चिन्ह मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात आई। मोहनजोदड़ो से 4-5 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से आता ही आता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। कब? 1922 में किया था। ठीक है, 1921 में हुआ था हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो ये कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान में 3 है हड़प्पाकालीन स्थल, वो याद रखना है। देखिए, मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो दोनों नाम एक ही जैसे है ना। मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो दोनों एक ही जगह है पाकिस्तान में। ठीक, और एक है कोट दीजी। कोट दीजी ये हड़प्पाकालीन स्थल है। कोट दीजी ये भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तीनों मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो और कोट दीजी ये पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा, इतना महत्वपूर्ण है, कुछ करने का नहीं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, बस इतना आएगा, ऑप्शन में रहेगा मृतकों का टीला, है ना। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में ही विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में ही मिला है। नेक्स्ट है टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध ये है भागीरथी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो टिहरी बांध ही है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर पूछे, वो दुनिया में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, वो है भाखड़ा बांध, है ना। भाखड़ा नांगल बांध है जो कि सतलज नदी पर है। अच्छा, दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो हीराकुंड बांध है। कहाँ है? तो महानदी पर है। ठीक है, उड़ीसा में महानदी पर है ना। हीरा महान लोग पहनते हैं, ये आपको याद करवाए थे। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट आपसे आया था क्वेश्चन सोनार से। देखिए, 2 ही क्वेश्चन है, सोनार और एक रडार। यहाँ से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। ठीक है, आपको बताया हुआ है। सोनार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, और सोनार का प्रयोग किस में करते हैं? ये देखिए, बिहार टीचर में भी एग्जाम सोनार से पूछा गया था कि पानी के अंदर, जो पानी में जो अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और रडार एक है। रडार क्या करते हैं? देखिए, सोनार जो है समुद्र के अंदर, ऐसे रिलेट कर लीजिए, पानी के अंदर यानी कि सोनार समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाएं। रडार जो होता है, ये रडार का प्रयोग ऊपर, यानी कि वायुयान जो चलता है उसका, वायुयान और ऊपर जो है वायुमंडल में कहीं वस्तुओं को पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन, है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, तो ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट लोथल कहाँ है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, बोल बोल के पूछा जाता है कि हम यहाँ आएंगे एग्जाम में। ठीक है, लोथल एक ऐसा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। 2 प्रश्न आता है कि लोथल, 3 प्रश्न आता है कि सब हड़प्पाकालीन सबसे प्रमुख जो है बंदरगाह कौन सा कहाँ मिला था? तो लोथल में मिला था। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। देखिए, लोथल और
धौलावीरा, ये दोनों गुजरात में, ठीक। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे है। शेरशाह सूरी का मकबरा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और रुपये का सिक्का सबसे पहले चलाया था किसने? शेरशाह सूरी ने चलाया था। भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो 543 निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लोकसभा से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है, हमेशा आ रहा है एग्जाम में। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष है। राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष है। लोकसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है ना। राज्यसभा का जो कि कितना सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाता है, तो 1/3 रिटायर हो जाता है। तो ये सभी प्रश्न लगातार आ रहा है, ठीक है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर था। पहला महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार, है ना। और लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न याद रखना है। संसद किस अनुच्छेद में है और राज्यसभा किस अनुच्छेद का गठन में है और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये है, देखिए, संसद का है संरचना जो है अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का 80 में है और लोकसभा का 81 में है, ठीक है। तीनों लगातार है, 79, 80, 81। और इसे याद रखना है सरल, ठीक है। संसद की संरचना 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा का 81 में, ठीक। तो ऐसे याद रख लेना है इसको। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा था, Al2O3 होगा, है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3 होगा। एल्युमिनियम से क्वेश्चन याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो एल्युमिनियम है, ठीक है। ऑसी-एलो आपको याद करवाए थे, आसी-एलो यानी कि सबसे ज़्यादा जो पाया जाता था तो वो भूप्रकृति में ऑक्सीजन है। उसके बाद सिलिकॉन है, तो ये हो गया गैस, ये हो गया उप धातु। और सबसे ज़्यादा धातु हो जाएगा ये एल्युमिनियम, और दूसरा सबसे ज़्यादा धातु ये हो जाएगा लोहा। तो आसी-एलो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम और लोहा, ये भूप्रकृति में क्रम से पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। ब्रह्मांड हो या तारा हो या सूर्य हो, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन एक केंद्रापसारण के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ? तो 1993 में हुआ, ठीक। याद रखना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू हुआ था। सोम प्रकाश समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? तो द्वारकानाथ विद्याभूषण था, ठीक है। यहाँ 2 प्रश्न आता है, देखिए, अगर संस्थापक पूछा होगा तो द्वारकानाथ विद्याभूषण हो जाएगा, लेकिन अगर पूछे कि सोम प्रकाश अखबार का, साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने किया था 1878 में। और इसको रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको बताया हुआ है, जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इसका आंसर करके आए होंगे, ठीक है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और एक क्वेश्चन आता है क्या, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता? तो मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ को कहा जाता है। इसे याद करवाए थे कैसे? भारतीय प्रेस का मुक्ति नहीं बोलना, मुक्ति, है ना। मुक्ति मेटकॉफ, मुक्तिदाता मेटकॉफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ, मुक्ति मेटकॉफ ने किया। मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उड़ते विमान की ऊंचाई किस में मापते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये अल्टीमीटर में मापते हैं, ठीक है। अच्छा, वायु की गति किस में मापते हैं? जैसे हवा की गति वो किस से मापते हैं? तो एनीमोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी किस तट पर है? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में। तो ये आता है कोरोमंडल तट के क्षेत्र में आता है, ठीक है। यहाँ है कोरोमंडल तट, ये पश्चिम साइड जो है कोंकण तट है और ये मालाबार तट है, ठीक है, सबसे नीचे। तो ये आता है जो कोरोमंडल तट के क्षेत्र में आता है मन्नार की खाड़ी। एक क्वेश्चन आता है कि मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तटीय मैदान और उत्तर भारत की उत्कृष्ट मृदा है। देखिए, मृदा से आप देखिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब हर दिन, यानी कि 7 तारीख को भी, 11 तारीख को भी, 18 तारीख को भी, तो हमेशा पूछा जा रहा है मृदा से क्वेश्चन। तो मृदा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको याद रखना है, उसके बारे में स्टडी कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो वो खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी वो खादर कहलाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये बांगर कहलाता है, ठीक। तो ये वही जलोढ़ से। और
कॉफ़ी और चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो लेटेराइट मिट्टी है, ठीक। और काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लाल लेटेराइट मिट्टी है। और कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो वो है काली मिट्टी, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो प्राप्त होता है ये सूखी पुष्प कलिका से प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर में यानी वर्तमान 2024 के अनुसार मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एथिल अल्कोहल के दहन की ऊष्मा कितनी होती है? 330 किलो कैलोरी होता है, ठीक है। एथिल अल्कोहल के दहन का ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 330 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बिहार का पहला रामसर साइट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बिहार का कोई भी एग्जाम हो तो इसे याद रखना है। बिहार का पहला रामसर साइट जाए ये है कांवर झील है। ये कहाँ? बेगूसराय में। पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है ये कांवर झील, ठीक है। और दूसरा रामसर साइट कौन बन गया है? तो दूसरा रामसर साइट बनाया गया है जम्मू में है, नागी पक्षी अभ्यारण्य है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को दूसरा रामसर साइट घोषित किया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ से अच्छा एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत का वो पहला कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसे पहला जीआई टैग मिला? तो वो दार्जिलिंग की चाय को मिला है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आया है कि 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो बिहार में किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिला है? आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है ट्रेंडिंग टॉपिक के तहत, ठीक है। आप देखिएगा, आपको वीडियो में जाकर मिलेगा, ठीक है। और अच्छे से इतना अच्छे से पढ़ाए थे आपको कि क्वेश्चन को कलर कर दिए थे कि बिहार का जो है पद्म भूषण अवार्ड और पद्म श्री अवार्ड ये किसे किसे मिला, ये निश्चित रूप से याद रखना है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंडिकेट करवाए थे, ध्यान दिलवाए थे कि इसको याद रखना है। और वो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो शिवम पासवान और शांति पासवान को पद्मश्री अवार्ड मिला। ये मधुबनी की है, बिहार के मधुबनी की है, ठीक है। तो ये पेंटिंग क्षेत्र में इसको मिला है, ठीक है। आपको देखिए वो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जो आपको बताया हुआ है पीडीएफ से, देखिए यूट्यूब में जाकर देखिएगा। तो ये चंद्रशेखर जो प्रसाद ठाकुर है इसको मेडिसिन में मिला है, ये पद्म भूषण पुरस्कार है। अब पद्म श्री वाला ये देखिए बिहार का जो है, देखिए जो बिहार का महत्वपूर्ण है वो इसको थोड़ा सा कलर कर दिए थे, ठीक है। इसमें देखिए ये पद्म श्री अवार्ड जो ऑप्शन में होगा उसका आंसर हो जाएगा। पद्म श्री अवार्ड ये सभी लोगों को मिला है। कौन कौन है? देखिए अशोक कुमार विश्वास को मिला बिहार का कला के क्षेत्र में पद्म श्री अवार्ड 2024 को मिला है। सुरेंद्र किशोर को मिला है साहित्य के क्षेत्र में, ये भी बिहार के हैं सुरेंद्र किशोर। और शिवम पासवान और शांति पासवान ये पति पत्नी है, ये मधुबनी की है, बिहार से इनको मिला है। यानी कि देखिए 1 2 और ये दोनों है 4 और 1 5 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो जो ऑप्शन में इसमें होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी भी याद रखना है, फिर क्वेश्चन आएगा अगर ये जो पूछ लिया गया उसके अलावा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो याद रखना है इसको। पद्मश्री अवार्ड अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, शिवम पासवान और शांति पासवान हो गया, पति पत्नी है ये। और राम कुमार मलिक को पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका है 42 कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या ये कितना हो सकता है? तो अधिकतम संख्या जो है लोकसभा के जो सदस्य है उसका 15% से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, लोकसभा का जो मतलब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो राज्य का विधानसभा का होता है मंत्रिमंडल, तो राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। और राज्य का जो है मंत्रिमंडल वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है बिहार में लिंगानुपात, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बिहार में लिंगानुपात ये कितना है? तो यहाँ से 2-3 प्रश्न है जो कि आपसे जो भी पूछेगा आपको बता देना, ठीक है। 2011 का अनुसार, जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 200 ये कितना है? 918 है, ठीक है। और वर्तमान में जो जातीय जनगणना हुआ था उसके अनुसार अब 918 से बढ़कर कितना हो गया? 953 हो गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है करंट अफेयर में। और शिशु लिंगानुपात से पूछता है तो बिहार में जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है? 935 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 361 के बारे में पूछा था, ये किससे संबंधित है? तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण है, ठीक है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल पर अगर आप कुछ करते हैं मुकदमा वगैरह तो उसमें इसका संरक्षण का प्रावधान इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 361 में, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 300 के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण है आपको याद रखना है, ठीक है। आपको पहले तो 352, 56 और 360 बता दिए, अब 315 याद रखना है। अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है। यानी कि यूपीएससी के बारे में दिया हुआ है 315 में संघ लोक सेवा आयोग।
अनुच्छेद 315 में, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में SC ST का आरक्षण ये किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। और विधानसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 332 में, ठीक है। ये इसे याद कैसे रखना है? देखिए, लोकसभा में 330 है अनुच्छेद और 332, ये दोनों में कन्फ्यूजन थोड़ा होगा, तो इसलिए इसको ऐसे याद रख लीजिए, विधानसभा 32, विधानसभा 32, विधानसभा 32, यानी विधानसभा में SC ST का आरक्षण जो है अनुच्छेद 332 में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुमन योजना के बारे में पूछा था। तो ये सुमन योजना किससे संबंधित है? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेवा से संबंधित है। नेक्स्ट, एक मनुष्य के किस अंग में वसा जमा होता है? ये त्वचा के नीचे वसा जमा होता है। नेक्स्ट है, एक लिंगी फूल के बारे में पूछा था, तो जो ऑप्शन में होगा इसका आंसर हो जाएगा, जैसे पपीता का फूल, नारियल का फूल, खीरा का और तरबूज का, ये सब क्या एक लिंगी फूल है। गंगा नदी जो है कहाँ मैदान में मिल जाती है? ये क्वेश्चन आया था। तो ये मैदान में सबसे पहले कहाँ मिलता है? हरिद्वार में मिलता है, उसके बाद बिजनौर होते हुए, है ना, ये प्रयाग में मिलती है यूपी में, ठीक है। तो बिजनौर पहले हरिद्वार होगा, ठीक है, तो हरिद्वार में ये मिलता है, ठीक है। ऑप्शन में हरिद्वार होगा तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं होगा हरिद्वार तो आंसर बिजनौर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, गंगा नदी से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, यानी 7, 11, 18 सब दिन पूछा जा रहा है, तो इसलिए याद रखना है। गंगा नदी के बारे में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको याद रख लेना चाहिए। जो देखिए रिलेटेड प्रश्न पढ़ के गए वो आसानी से टिक करके आए होंगे, ठीक है। तो गंगा नदी क्या है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और गंगा नदी की जो लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, याद रख लेना, 2525, ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई ये है 2525 किलोमीटर। और भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो ये गंगा नदी है। अच्छा, बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। अच्छा, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वह गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। और करंट अफेयर में एक चीज़ याद रखना है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो पटना में किया गया, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील कहाँ? ये मणिपुर में, ठीक है। लोकटक झील आपको कई बार बताएं कि 2 झील महत्वपूर्ण है जो कि अक्सर रिपीट होता है, एक लोकटक झील हो गया, एक पुलिकट झील है। पुलिकट झील कहाँ है? वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ये दोनों जगह, ठीक है। झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो वो है चिल्का झील, कहाँ है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो वो है बुल्लर झील, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा लवणीय झील यानी लवणता वाला झील जो नमकीन होता है वो है सबसे बड़ा सांभर झील, वो कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार अच्छे से बताए थे, और ये 2-3 दिन पहले जाकर वीडियो देखिएगा, ठीक। उतना टाइम नहीं जो कि आपको स्क्रीनशॉट इसमें लगाते हैं, उतना टाइम मेरे पास नहीं अभी, तो इसलिए आप खुद जाकर देखिएगा। भारत के बारे में इसके मानक समय में 4-5 क्वेश्चन आपको बताए थे कि ये यहाँ निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, और आया है, ठीक है। देखिए, भारतीय मानक समय पहले बताए थे कितना है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है, ये बताए थे आपको। और भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है ये बताए थे। ये विश्व प्रश्न क्या अक्सर रिपीट होते रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो 5.5 घंटा ये आगे है, ठीक है। और क्वेश्चन बताए थे कि भारत का मानक समय जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? तो वो है, आपको याद करवाए थे बहुत अच्छे से, आपको याद हो गया होगा ना, यूपी, MP, CG, ये 3 हो गया ऐसे, है ना। यूपी, MP, CG यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। यूपी, MP, CG, और 2 है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे आपको 5 याद करवाए थे। वही क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये 5 के अलावा जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना क्या? यूपी, MP, CG और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से गुजरती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक है। यूपी, MP, CG, यूपी, MP, CG और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो ये 5 राज्य से गुजरती है भारत का मानक समय। और सबसे जो नज़दीक से गुजरती है वो कहाँ? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है, पहला। दूसरा है कि भारत का मानक समय जो कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे। और कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, MP, CG, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि पानी में सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो आपको अक्सर बताया जाता है हमेशा, ठीक है, अपवर्तन, और एक आता है क्या? प्रकीर्णन, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। तो पानी में जो सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? अपवर्तन के कारण, ठीक है। जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण होता है? तो वो भी अपवर्तन के कारण होता है। उसको याद करवाए थे आपको कैसे? देखिए, तारा टिमटिमाना यानी कि अप डाउन यानी अपवर्तन, अप डाउन अपवर्तन, ठीक है। और जैसे कि सूर्य जो उगते समय है और डूबते समय लाल दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है? वो प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो बेकिंग सोडा के बारे में, और एक होता है खाने वाला सोडा, ये इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है। ये होता है धोवन सोडा, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में जब भी बताते हैं ये दोनों को साथ बताते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पूछ दिया था। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए रिलेट कैसे होगा, वो से बेकिंग हो गया यहाँ, बस से मतलब बेकिंग बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसलिए बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये खाने वाला सोडा है, ठीक है। और इसको खाने वाला सोडा है, आपको याद ऐसे करवा लिए थे कि कोई चीज़ क्या बॉय करके खरीदते हैं, बॉय मतलब खरीदना, तो बॉय करके खाते हैं, ठीक है। बॉय करके खाते हैं यानी कि बाय करके खाते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा NaHCO3, और एक होता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा जिसको बोलते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaH, ये हट के क्या होता है 2 लग जाता है, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, और H लगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है तो बोलना क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, जिसका सूत्र ये है Na2CO3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्यगण यानी कि लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है, ठीक है। अब लोकसभा के अध्यक्ष से भी कुछ प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष जो है, ये आपके तो बता दिए, पहला अध्यक्ष है ना, महिला अध्यक्ष सब बता दिए। अब क्या है, क्वेश्चन आता है कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक। और एक ये हो गया। और जैसे कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किससे देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष जो है ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया है, ठीक है। तो संविधान के बारे में वीडियो जाकर देखिए, 7 तारीख के बाद जितना वीडियो है वहाँ से प्रश्न पूछा गया सब, ठीक है। आपको अच्छे से बताते थे रिलेट करके, और सभी प्रश्न आपको बताया हुआ, ठीक है। संविधान सभा अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो यही 26 नवंबर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। देखिए ये अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और अंगीकार किया गया था 1949 में 26 नवंबर। यही दो जो डेट है इसके बीच का जो है ये संविधान सभा बनने में, जो संविधान को बनने में समय लगा था, है ना, 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, यानी 3 वर्ष में 12 दिन कम, ठीक है। तो ये जो समय लगा था यही दोनों के बीच का अंतर है, ठीक है। तो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान सभा से क्वेश्चन आता है, यहाँ से जो भी आता है आपको सभी बता देते हैं एक बार में, जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको मालूम है। जैसे कि संविधान सभा का विचार किसने दिया, तो एम.एन. राय ने दिया था, देखिए विचार दिया था एम.एन. राय। अब कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, अगर पूछ देता है कि संविधान सभा का सलाहकार कौन था, तो वो था बी.एन. राव, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। विचार दिया था एम.एन. राय, और सलाहकार था संविधान सभा का बी.एन. राव था, ठीक है। संविधान सभा का पहला वो अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थाई अध्यक्ष वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत के है। यकृत से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम में आता है, आपको सभी बताते हैं एक साथ। जैसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया यकृत, ठीक है। और विटामिन ए शरीर में कहाँ संग्रहित होता है, यकृत में। मानव का जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में कहाँ संग्रहित होता है, यकृत में। जो हेपेटाइटिस होता है, पीलिया रोग होता है, जॉन्डिस होता है, वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक पुनर्जनन क्षमता है, यानी कि वो पुनर्जीवित होने की क्षमता किसके पास है, तो ये यकृत का ही है, ठीक है, यकृत के पास है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपको बताएं। यकृत को जिगर बोलते हैं, इसे ही लीवर बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो है अग्नाशय, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि हुई यकृत, दूसरा में आ जाएगा अग्नाशय, और
सबसे छोटी में आ जाएगा पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है कि बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है। अब बिहार का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 918 है और वर्तमान कितना हो गया है, 953 हो गया है। बिहार पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में आते रहता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 2024 का थीम याद रखना आपको, जिनका एग्जाम में होना बाकी है 2024 का पर्यावरण का थीम याद रखना है। इसका थीम है भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण, सूखे से निपटने की क्षमता। ठीक है, ये इसका थीम है, तो याद रखना है इसको। भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, ये 2024 विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अयोध्या किस नदी के किनारे, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ये अयोध्या सरयू नदी के किनारे, नदी के किनारे से क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। जैसे लखनऊ गोमती नदी के किनारे, आगरा जमुना नदी के किनारे, ताजमहल जमुना नदी के किनारे, दिल्ली जमुना नदी के किनारे, यानी आगरा ताजमहल दिल्ली ये सब जमुना नदी के किनारे है। पटना पूछे किस नदी का, तो गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसी का नाम है। इसी को ही बोलते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। अब वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया, ये पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, आनंद मठ से लिया गया। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ठीक है, आनंद मठ के लेखक कब पूछ दे कौन है, अगर कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन है तो उसको याद कैसे रखिएगा। देखिए आनंद मठ यानी कि कोई चीज़ मीठा है या तो तीखा है, इसको कैसे पता करते हैं, तो चाट के पता करते हैं, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक है। नेक्स्ट है पाई के बारे में पूछा था कि पाई कौन सी संख्या है, ये जो पाई होता है ना 22/7, ये पाई के बारे में पूछा है कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है बिहार का शोक नदी, ये कितनी बार पूछा गया ना, बीपीएससी में अक्सर पूछे जाता है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। बीपीएससी में ऐसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सा है बिहार का, तो वो है कोसी नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। चीन का शोक वो उहांगहो नदी को कहा जाता है ना, चीन का शोक उहांगहो नदी को कहा जाता है। सेज का फुल फॉर्म क्या है, तो सेज ये इकोनॉमिक्स में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र इसे कहा जाता है। ठीक है, जब विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहली बार कब पेश किया गया था, तो ये हुआ था 2000 में पेश किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो ये यही है ना, भाखड़ा नांगल बांध, ये सतलज नदी पर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पुलिस किस सूची में आता है, तो पुलिस आता है ये राज्य सूची में आता है। ठीक है, देखिए 3 वो होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और एक होता है संवर्ती सूची। ठीक है, तो ये जो केंद्र सूची में आता है जैसे रक्षा, विदेशी मामला, रेलवे, नागरिकता, ये सब केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची में आ जाता है पुलिस, स्वास्थ्य, वन, ये सब राज्य सूची में आता है। ठीक है, और संवर्ती सूची में आ जाता है शिक्षा, ट्रेड यूनियन, विवाह, ये सब संवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट है गुजरात में अंकलेश्वर, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। तेल रिफाइनरी से 2-3 प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है, जैसे कि भारत का पूछे कि पहला तेल शोधक कारखाना यानी पहला तेल रिफाइनरी वो कौन सा है, तो वो है डिगबोई, कहाँ है, असम में। भारत का सबसे बड़ा पूछे तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो वो है जामनगर गुजरात में ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बिहार में कौन सा, बरौनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बेला डीला, ये क्वेश्चन आपको 11 तारीख को भी पूछा गया था। ठीक है, तो बेला डीला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये लोह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है। बेला डीला है कहाँ, तो ये छत्तीसगढ़ में। अच्छा लोहे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है उड़ीसा। ठीक है, देखिए लोहा से ही आप देखिएगा ना 11 या तो 7 तारीख को लोहा से ही पूछा गया था ना कि लोहा का परमाणु संख्या कितना है, या तो लोहा का प्रतीक पूछ लिया था ना, प्रतीक क्या था, एफ ही। ठीक है, लोहा से देखिए सिर्फ लोहा से ही तीनों एग्जाम में पूछा गया है, 7, 11, 18 को। लोहा बेलाडीला 11 को पूछा गया था, फिर 18 को ही पूछा गया। लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऐसे इसीलिए बताते हैं कि रिलेटेड जो होता है चैप्टर वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लोहे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य अगर पूछ दे तो वो है उड़ीसा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि तिलैया बांध किस नदी पर है, तो बांध के बारे में भी आपको पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो ये तिलैया बांध है बराकर नदी पर है। ठीक है, तिलैया बांध बराकर नदी पर है। और यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है, तिलैया बांध कहाँ हो गया, ये बराकर नदी पर है। बाकी जो बांध के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना, वीडियो अपलोड किया हुआ है।
अच्छा, लिच्छवी बिहार के किस जिला में, ये क्वेश्चन आया था। तो लिच्छवी बिहार के वैशाली जिला में है। ठीक है, वैशाली से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, हमेशा एग्जाम में याद रखना है, कोई भी एग्जाम दीजिए वैशाली से याद रखना है। कौन कौन सा, देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वो वैशाली में था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था, काला अशोक के समय हुआ था। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर याद रखना है। डीआरडीओ की स्थापना पूछा कब हुआ, तो 1998 में हुआ। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली है ना, डीआरडीओ यानी कि दिल्ली। ठीक है, और डीआरडीओ का वर्तमान अभी करंट अफेयर में आगे जिनका एग्जाम है उसको याद रखना है आपको, कौन सा, कि डीआरडीओ का वर्तमान अभी सचिव कौन है। ठीक है, यानी कि वर्तमान अध्यक्ष पूछे या सचिव पूछे तो समीर बी कामत है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखना है, कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है सुंदरबन उद्यान कहाँ है। देखिए, ये भी क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है लगातार। ठीक है, सुंदरबन पूछा कहाँ है, कभी पूछ दे। सबसे बड़ा डेल्टा, देखिए सुंदरबन क्या, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन उद्यान पूछे, सुंदरबन डेल्टा पूछे, ये पश्चिम बंगाल में। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यही है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, और सुंदरबन वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो ये सुंदरबन में पाया जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो केरल का है। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे वो केरल है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो वो यूपी है। सिंपल, देखिए सिंपल जनसंख्या पूछे यूपी, सर्वाधिक लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है कौन सा, सिक्किम है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो वो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य वो गोवा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा तो वो क्या था, देखिए वाशिंग सोडा ये क्या हो गया, धोवन सोडा, ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, और एक होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो वो होता है क्या, बेकिंग सोडा है ना, खाने वाला सोडा। तो देखिए खाने वाला यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है क्या, वो होता है NaHCO3। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा में H हटाकर यहाँ 2 डाल देते हैं तो ये हो जाता है वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसे वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो कि वाशिंग सोडा इसे और भी नाम से जाना जाता है। इसे माना सोडा एस भी कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को ये वाशिंग सोडा, या तो इसे सोडा एस भी कहा जाता है या सोडा क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। देखिए 3 क्षेत्र है, लेकिन अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन इसी सेवा क्षेत्र से ही पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा रिपीट होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र होता है उसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर सेवा करने वाली चीज़ें आती है, जैसे कि सेवा के जैसे बैंकिंग हो गया, बस सेवा हो गया है ना, परिवहन हो गया, और जिसमें सेवा यानी कि किसी का काम कर देते हैं, मदद कर देते हैं, वो सब सेवा क्षेत्र में आ जाता है, जिसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, होटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है, कृषि, मछली पकड़ना, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण उद्योग, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। और सबसे ज़्यादा जो है भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो ये तृतीय क्षेत्र का ही, यानी सेवा क्षेत्र का ही है। ठीक है, तो ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत के जीडीपी में सबसे सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का। ठीक, नेक्स्ट है PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अगर आपका एग्जाम में पूछ दिया जाए AAS है ना, ASLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ऑगमेंटेड है ना, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, ऑगमेंटेड, ये हो जाता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है LJP पार्टी का संस्थापक कौन है, तो LJP यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, इसका स्थापना किसने किया था, रामविलास पासवान ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अभी LJP का कौन है अध्यक्ष, वो है चिराग पासवान। और चिराग पासवान अभी वर्तमान में मंत्री बनाया गया, करंट अफेयर में याद रखना है, कौन सा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान है ना, इनका पुत्र है चिराग पासवान। और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि JDU की स्थापना किसने किया था, JDU की संस्थापक कौन है, तो वो हैं नीतीश कुमार और शरद यादव है। ठीक, याद रखना है। और RJD की स्थापना किसने किया था, तो लालू यादव किया था।
बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो कांसीराम ने किया था। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्या ट्रिक है मालूम, यहाँ ये ऐसा है कि जैसे कि जैसे कांसीराम है, ठीक है, तो उसमें जो बहुजन समाज पार्टी है उसका जो प्रमुख नेता है, जब उनका मृत्यु होता है ना तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी से जो मुलायम सिंह यादव था, उनका जब मृत्यु हुआ था बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन था, तो वो था कांसीराम, ठीक है। अभी जैसे रामविलास पासवान की मृत्यु कुछ दिन पहले हुआ, मतलब कुछ साल पहले, तो इनके बारे में क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे बड़े अगर नेता की मृत्यु होती है तो उसका थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो वही ट्रिक पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एलजेपी पार्टी का संस्थापक कौन है, तो रामविलास पासवान है। भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रेरणा योजना का संबंध किस कक्षा के बच्चों के लिए, तो ये कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए प्रेरणा योजना का संबंध है, ठीक। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन इसका होता है। अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है, तो कृष्णदेव राय, ठीक है, अमुक्त माल्यद के लेखक कृष्णदेव राय है। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहता था, तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहता था, ठीक है, लेकिन अष्ट प्रधान पूछे तो वो शिवाजी के दरबार में रहता था। अष्ट दिग्गज देवराय ऐसे रिलेट कर लेना और अष्ट प्रधान शिवाजी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेला सुरंग किस राज्य में है, तो सेला सुरंग असम में है, ठीक है। अब देखिए असम अगर पूछा गया, ठीक है, तो मेन इसका मुख्य बिंदु मालूम असम हो गया। असम से आप देखिएगा तो तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम में पूछ लिया था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में, ठीक है। ढौला सदिया पुल कहाँ है, तो वो असम में। पूछ लिया गया था एक में क्या, कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो वो असम में है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि पहला तेल रिफाइनरी जो है, तेल शोधक कारखाना कहाँ मिला, तो असम की डिगबोई में मिला, ठीक है। तो ऐसे पढ़ने का शानदार तरीका होता है, ये स्मार्ट स्टडी होता है। जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड जो अति महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता है वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए आपसे आने वाले एग्जाम में, आपको याद रखना है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है, तो वो असम में है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में। और सबसे छोटा द्वीप भी है, वो असम के ब्रह्मपुत्र नदी में ही है, उमानंदा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो काजीरंगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कि सिंहभूम, ये भी क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। सिंहभूम जिला है ये झारखंड में है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क भंडार के लिए ये प्रसिद्ध है, ये झारखंड में है। नेक्स्ट है कि फ्रांस के किस शासक को मौत की सजा हुई थी, ठीक है। अब फ्रांस आया तो फ्रांस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, ठीक है। फ्रांस से पहला क्वेश्चन नहीं, इसी एग्जाम बिहार पुलिस में दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फ्रांस के किस शासक को मौत की सजा हुई, तो लुई 16वां की मौत की सजा दिया गया था, ठीक है। अब फ्रांस से याद रखना क्या, अति महत्वपूर्ण है अभी इस एग्जाम के लिए, और बिहार एसएससी एग्जाम जो आने वाला है और भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि ओलंपिक 2024 ये कहाँ हुआ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, ठीक है। और भारत कितना पदक जीता, टोटल 6 पदक जीता था, 1 सिल्वर मेडल है और 5 कांस्य मेडल है। सिल्वर मेडल कौन जीता था, ये अपना नीरज चोपड़ा है। और भारत किस स्थान पर रहा था, तो 71वें स्थान पर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण याद रखना कौन सा, कि 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन था, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन था, ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन शिलालेख चंपारण के किस स्थान से मिला है, मौर्यकालीन शिलालेख जो है या तो अभिलेख, ये चंपारण के किस स्थान से मिला है, तो ये मिला है, ये लौरिया अरेराज है ना, लौरिया अरेराज से मिला है, अशोक स्तंभ मिला है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अशोक के बारे में कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जब रेगुलर क्लास लेते हैं आप रेगुलर करते रहिए, सभी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताते हैं ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन लड़े और तुम दिमाग में आपको याद भी हो जाए, इस तरह से आपको बताया जाता है, ठीक है। जैसे अशोक के बारे में, सांची का स्तूप किसने बनाया, अशोक ने बनाया था, सांची का स्तूप अशोक ने, ये कहाँ है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। एक धामे का स्तूप को किसने बनवाया, तो अशोक ने, धामे का स्तूप यूपी में है। अशोक का जन्म कब हुआ था, 304 ईस्वी में हुआ था, कहाँ, ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और अशोक किस वंश का शासक है, तो ये था मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में प्रतिवर्ष सौराठ मेला लगता है, तो प्रतिवर्ष जो सौराठ मेला लगता है
मधुबनी में लगता है। और जो शिवम पासवान और एक कौन थी, शांति पासवान, जो पद्मश्री अवार्ड मिला है वो किस जिले की है, तो मधुबनी की है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य का है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बिहार का है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL के बारे में देखिए, आपको ज़्यादा नहीं 10 से 15 आपको शॉर्ट फॉर्म बताए थे कंप्यूटर से, ठीक है, आप पीछे वीडियो जाकर देखिए, ठीक है, उसमें ये URL USB ये सब बताया था। ये देखिए URL का पूछा गया है ना। URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। USB का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ध्यान रखना है आपको, जो जिसका एग्जाम बाकी है अभी USB का आएगा तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये बस ही होता है, ये ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है, BUS बस। CPU का पूछा जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का पूछा जाएगा, ठीक है, रैम और रोम ये दो महत्वपूर्ण होता है, रैम और एक आता है रोम। तो रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। DVD का पूछा जाएगा तो डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। CD का पूछा है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। और वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए, जो नहीं देखे हैं वो 7 तारीख से बाद जितनी भी वीडियो है वो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। खसखस ये घास का मैदान कहाँ है, तो खसखस घास है ये राजस्थान में। राजस्थान में खसखस घास है। और सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का कहाँ है, तो राजस्थान में ये थार रेगिस्तान। और कालबेलिया नृत्य कहाँ का है, तो राजस्थान का है। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है, कृषि का विकास है। दूसरा का पूछे तो औद्योगिक विकास है ना। तो याद रखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है कृषि का विकास। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य क्या है, तो वो है औद्योगिक विकास है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो ये भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था, ये क्वेश्चन बिहार SSC CGL में पूछा गया था, किस गांव में हुआ था, तो बंगा गांव में हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। और इसी के जो फांसी दिया था पुण्यतिथि पर 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल कहाँ हुआ था, तो ये बारबाडोस में हुआ था। बारबाडोस जो है ये एक देश है, ठीक है, यहीं पर हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल, ठीक है। और भारत कितने रन से जीता मालूम, तो ये जीता था 7 रन से, ठीक है। भारत बनाया था 176 रन और साउथ अफ्रीका को हराया था, वो बनाया था 169 रन। और मैन ऑफ द मैच कौन रहा था, तो ये रहा था विराट कोहली रहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये होता है 24 जनवरी को होता है, ठीक है। यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन है जो कि आपको कन्फ्यूजन करता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जब भी पढ़ें सबको साथ पढ़ें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैसे शिक्षा दिवस पूछ लिया, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में आएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 11 नवंबर को है, ठीक। और यहाँ से 11 नवंबर से क्वेश्चन ये भी आएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसी तरह आएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये शिक्षक है, ये है शिक्षा दिवस, वो शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को, ठीक है। तो यही है कन्फ्यूजन, यही सब करता है, ठीक है, तो इसलिए सबको साथ में एक बार देखना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब हो जाएगा, तो ये होगा 5 अक्टूबर को, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है किसके जन्मदिवस पर, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा ये 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा मालूम, वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। और इसके पीछे अगर जाते हैं तो एक और अति महत्वपूर्ण है, कौन सा है, तो 23 जनवरी है ना, 24 जनवरी है, ये 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर, ठीक। नेक्स्ट है कार्बन की संयोजकता क्या है, तो कार्बन का ये भी देखिए 30 के अंदर, ये 30 तक याद रखना चाहिए हमेशा आपको, ठीक है। जब एग्जाम देते हैं आप तो जो तत्व है आपको 1 से 30 तक आपको याद रखना है उसकी परमाणु संख्या, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 6 होता है तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 4, तो इसकी संयोजकता क्या होगा, जो बाहरी में कक्षा में रहता है वो संयोजकता होती है, ठीक है। तो ये हो गया 4 इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता पूछा था, ये 4 हो गया। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये सब किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस राज्य से है,
तो आपको कई बार बताया हुआ है। भारत रत्न जो 2024 में मिला है वो सबको याद रखना है, ठीक है, किसको किसको मिला है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार का, ये कर्पूरी ठाकुर है बिहार के ये, ठीक है। तो ये इनको भारत रत्न 2024 में मिला है। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? 5 लोगों को। कौन कौन सा वो? एक तो कर्पूरी ठाकुर हो गया, ठीक, और एक है कौन? MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। फिर मिला किसको? PV नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को मिला, ठीक है। इसमें 4 व्यक्ति को मरणोपरांत मिला। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण, ठीक है। और लाल कृष्ण आडवाणी अभी जिंदा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है मरणोपरांत, यानी कि देखिए मरणोपरांत कोई स्टूडेंट ये नहीं जानते कि मरणोपरांत कैसे मिला उनको। देखिए मरणोपरांत क्या होता है? उनके परिवार को दिया जाता है, उनके परिवार में जो सदस्य है उनके नाम पर उनके परिवार को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये पाबुलूरी सुब्बा राव को मिला है, ठीक है। पाबुलूरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है। अब एक प्रश्न याद रखना है आपको जिनका एग्जाम बाकी है अभी, कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 ये मिला है 60 पैराशूट। 60 पैराशूट याद रखना आपको, ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम है ना 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है, ये यूपी का है। ये इस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 मिला है। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो ये मुंबई ने जीता है, ठीक, मुंबई ने जीता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ICC जो पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप है ये 2023 में कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। और जीता था कौन? ऑस्ट्रेलिया जीता था 6 विकेट से, ठीक है, भारत को हराकर। और फाइनल कहाँ हुआ था? तो ICC पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप जो है इसका फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग पाचन को नियंत्रित करता है? तो पाचन को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा ये पाचन को नियंत्रित करता है। एक क्वेश्चन आता है कि शरीर का जो संतुलित बनाए रखता है वो कौन रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और ये आता है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम का भाग है। सेरिबेलम जो है शरीर को संतुलित बनाए रखने में काम आता है, सेरिबेलम भाग जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो ओम मीटर है, ठीक है। अच्छा, बहुत विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यंत्र हो गया, ये हो गया ओम मीटर, ठीक है। और विद्युत धारा मापने वाला क्या होता है? वो एमीटर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछेगा प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो वो है ओम, ठीक है। प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम। और प्रतिरोधकता का SI मात्रक पूछेगा तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना, ओम टिक नहीं करना, ठीक है। प्रतिरोधकता पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, प्रतिरोध देखिए छोटा है तो ये छोटका है ना ओम, अब प्रतिरोधकता तो ओम मीटर, ठीक, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस को, ठीक है। वर्गीकरण का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो 5 जगत वर्गीकरण का किसने दिया था? तो वो दिया था RH व्हिटेकर ने दिया था। RH व्हिटेकर है ना, RH व्हिटेकर ने दिया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? RH व्हिटेकर ने दिया था। और 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन सा है वो? तो वह है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये 5 भाग में ये विभाजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि गया में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ठीक है, तो गया में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? देखिए गया से ही आपसे पीछे क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा आया था? तो बोध गया किस नदी के किनारे, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब फिर देखिए गया से क्वेश्चन आया और फिर आएगा, ठीक है। इसलिए गया से महत्वपूर्ण चीज़ें वो जरूर रिवीजन करते रहिए, ठीक है। देखिए आप बहुत दिन पढ़े, ठीक है, साल 6 महीने उधर पढ़े, तो जो पढ़े ठीक है, बहुत है। लेकिन अभी जो पढ़ना है आपको बस यही सब पढ़ना है, रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे गया से पूछा तो गया से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में आता है वो सभी एक साथ रिवीजन कर लीजिए। गया से कई प्रश्न आता है, जैसे आपको मालूम होगा, और कई बार कई एग्जामों में पूछा भी गया है, ठीक है, तो वो सभी याद रख लेना आपको। तो गया में पहला है क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ दिया, तो ये गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। गया से और क्या क्या आप रिवीजन करना चाहिए? जैसे बोध गया, ये हो गया फाल्गु नदी के किनारे, या तो फाल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं, ठीक है। फाल्गु नदी से ही 2-3 प्रश्न आपको याद आता है। कौन सा?
एक करंट अफेयर में क्वेश्चन आएगा, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बनाया गया? तो फल्गु नदी पर बनाया गया। ठीक है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में है, फल्गु नदी के किनारे है। ठीक है। और पितृपक्ष मेला जो लगता है वो वहीं पर लगता है, फल्गु नदी में, नदी के पास, गया में। ठीक है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, और पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? देखिए, लाल कुर्ती दल का गठन सबसे पहले किसने किया था? गेरिबाल्डी ने किया था। ठीक है। अगर पूछे भारत में लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? तो भारत में किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे भारत का क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी भी कहा जाता है ना, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अब पहला विदेशी ये है, यही है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे भारत रत्न मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये लास्ट में क्वेश्चन क्या है? ये 100वां क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या, ये कविता की रचना किसने किया था? ये किया था कुंवर नारायण ने किया था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सभी जो इनका एग्ज़ाम अभी बाकी है और जिनका एग्ज़ाम हो भी गया, तो आगे एग्ज़ाम के लिए इन सभी प्रश्नों को और एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।